डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है चट्टाने रॉक्स, जिसमें हम इससे पहले के लेक्चर में चट्टानों का अर्थ, चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम आग्नेय चट्टानों के जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी आग्नेय चट्टानों को भी कितने प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जो आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं वो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, यानी जिस तरह से इनका निर्माण हुआ है, इनकी रचना हुई है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इसके दो प्रकार हैं या दो वर्गीकरण हैं। एक तो है आंतरिक आग्नेय चट्टानें और दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलने लगता है वह मैग्मा बाहर ना निकल करके पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही जम जाता है, जिसके कारण वहीं जमकर ठंडा होने से धीरे धीरे जो है वो चट्टानों का निर्माण होने लगता है। यानी कि ये जो मैग्मा है वो लावा के रूप में धरातल पर बाहर नहीं आता, बल्कि आंतरिक भागों में ही जम जाता है। उसके द्वारा ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं। धीरे धीरे ये जो चट्टानें होती हैं जैसे जैसे निर्मित होती जाती हैं तो इन पर दबाव की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके कारण इनमें चटकन, मोड़ या धनुषाकार आकृति बनती है, यानी इनमें दबाव पड़ने लग जाता है। ये उस समय दृष्टिगत होता है जब काफी लंबे समय तक लगातार इनमें अनावृतीकरण और विखंडन द्वारा इनका अनावरण होता है, यानी लंबे समय तक इनमें टूट फूट की प्रक्रिया होती है और ये टूटकर बिखरना स्टार्ट होती हैं। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें वे हैं जो धरातल के अंदर ही बन जाती हैं। दूसरी आती हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें, जो कि लावा निर्मित चट्टानें होती हैं। जब ज्वालामुखी का लावा धरातल के अंदर से मैग्मा के रूप में बाहर आता है और बाहर आकर के जम जाता है, और उससे जो चट्टानें बनती हैं वो बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि ये लावा के एकदम आने के तुरंत बाद ही उसके ठंडा होने से बनती है। इसमें हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि लावा निर्मित चट्टानें हम इन्हें कहेंगे। इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं रायोलाइट, बेसाल, एंडेसाइट या लावा ऑक्सीडियम, ये इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार की चट्टानों के विस्तार को अगर हम देखते हैं तो इनका विस्तार दक्कन ट्रैप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया के पठार पर, ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड के जो पश्चिमी द्वीप हैं आइसलैंड पर, उनमें इनका जो है वो विस्तार देखने को मिलता है। जहां पर ये जो चट्टानें हैं वहाँ उन इन चट्टानों के ऊपर वहां पे हिमाच्छादन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। तो इस तरीके से आंतरिक आग्नेय चट्टानें तो धरातल के अंदर निर्मित होती हैं और बाह्य आग्नेय चट्टानें जो है वो धरातल के ऊपरी भागों में यानी धरातल पर आकर निर्मित होती हैं। जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं इन्हें दोबारा से दो भागों में बांटा गया है। एक तो पातालीय चट्टानें होती हैं और एक अपातालीय चट्टानें होती हैं। सबसे पहले हम पातालीय चट्टानों की बात करें तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटोनिक। प्लूटो जो है वो यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है पाताल देवता, यानी पाताल का जो देवता है, तो उसी से शब्द प्लूटोनिक बना है। ये जो चट्टानें होती हैं वो धरातल के अंदर बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे जो मैग्मा है उसके ठंडा होकर जमने से बनती हैं। इनका जो जमाव होता है वो बहुत ज़्यादा सघन होता है और बड़े बड़े जो दाने होते हैं, रवे होते हैं, उनके रूप में होता है। ये जो चट्टानें होती हैं इनमें अगर हम बात करें तो जैसे कि ग्रेनाइट है, डायोराइट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, या इस तरह की जो चट्टानें होती हैं उनका विस्तार इसमें पाया जाता है। जैसा कि हम बात करें ये जो चट्टानें होती हैं वो धरातल के अंदर हैं। धरातल के अंदर ही इन चट्टानों का निर्माण होता है प्रमुख रूप से। ये जो पातालीय चट्टानें हैं इसमें भी दो तरह की चट्टानों को शामिल किया गया है। एक तो आती है बैथोलिथ और एक आती है बॉस चट्टानें। इसके बाद हम अपातालीय चट्टानों की बात करें तो जो अपातालीय चट्टानें होती हैं वो इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं हम इंटरमेडिटिक। इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं
वो थोड़ी कम गहराई पर स्थित होती हैं और वहीं पर इनका निर्माण जो होता है वो धरातल के अंदर देखने को मिलता है। इसको भी जो बांटा गया है, जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं गानोफियर, पोर्फिराइस और गैलेराइट, इस प्रकार की चट्टानें आती हैं। इनको भी अन्य भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्टॉक, लैकोलेथ, फैकोलेथ, सिल, डाइक, नेक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चट्टानों को अलग अलग आधारों पर जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो हम सबसे पहले जो चट्टानों के प्रकार हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ आंतरिक आग्नेय चट्टानों के प्रकार आते हैं जिन्हें हम सम्मिलित रूप से इनका अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम 6 प्रकारों को सम्मिलित करते हैं। ये आप आगे जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भी आग्नेय चट्टानों के रूप होते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ जो होता है वो आप देख सकते हैं कि इसे हम छत्रशिला भी बोलते हैं। और मैग्मा का जो गुंबदाकार जवाब होता है, यानी गुम्बद जैसे जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर गुम्बद नुमा आकृति होती है, उस तरह का ये जवाब देखने को मिलता है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। मैग्मा का ये उठा हुआ गुंबदीय नुमा जो रूप है वो आपका लैकोलिथ कहलाता है। इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि चट्टानों में वाष्प और गैस होती है, उसके दबाव के कारण गुम्मद के रूप में जो बीच का हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो बचा कुचा आसपास का क्षेत्र है वो लावा से भर जाता है। तो इस तरीके से जो है वो इसका निर्माण होता है। दूसरा कहलाता है भित्ति शिला या डाइक। भित्ति या शिला या डाइक जो होता है वो मैग्मा का लंबवत जमाव होता है, यानी एक लंबवत दीवार के रूप में इसका जमाव हो जाता है। जब लावा बाहर निकलता है तो उनके मार्ग में जो भी अवसादी चट्टानें आती हैं उनके बीच बीच में दीवार या बांध के रूप में जमने लगता है, तो इसे हम भित्ति शिला भी बोलते हैं। जैसे जो सिंह भूमि जिला है झारखंड में, उसमें अनेक जो डाइक हैं उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पत्र या पत्रक शिला। जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानांतर तहों के रूप में, यानी आड़ा जम जाता है, उसको हम पत्रक शिला भी बोलते हैं। इस प्रकार के जमाव छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलते हैं। अन्य रूपों की बात करें तो इसमें आता है लेपोलिथ। लेपोलिथ जो होता है वो जब लावा होता है उसका जमाव तश्तरी नुमा रूप में हो जाता है, तश्तरी की आकृति में जब मैग्मा का जमाव होता है तो उसे हम लेपोलिथ कहते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा फैकोलिथ। फैकोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो फैकोलिथ जो जमाव पाया जाता है मेनली वो एक पंखा नुमा लहरदार आकृति में पाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे अपनति बोलते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अभिनीति बोलते हैं। अब अपनति और अभिनीति के बारे में आगे जो टॉपिक वर्णन है उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जमाव होता है जहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया काफी क्रियाशील होती है। तो धरातल के नीचे काफी खड़े ढाल वाले जो गुंबदाकार विशेष जमाव होते हैं वो बैथोलिथ होते हैं। इन दो चित्रों के अतिरिक्त आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें सिल इसका नाम लिख रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो मैग्मा का कैसा जमाव था, समानांतर जमाव था, यानी भित्तिशिल जिसको हम पत्र या पत्रक शिला भी कह रहे थे। जो मैग्मा का समानांतर जवाब है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि समानांतर रूप में जो मैग्मा ये काला काला दिख रहा है आपको, ये आड़े रूप में जम गया है, तो इसको हम बोलते हैं सिल। तो इस तरीके से ये आग्नेय चट्टानों के कुछ इंपॉर्टेंट रूप हैं जो धरातल के अंदर आंतरिक भागों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। वो तो था भौतिक आधार पर, अब हम बात करते हैं रासायनिक आधार पर। जब हम रासायनिक आधार के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। ये जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें सिलिका होता है 65 से 80% के लगभग, और पैटिक ऑक्साइड होता है 20 से 35 के बीच में। ये जो चट्टानें होती हैं इनमें क्वार्टर्स, सफ़ेद या गुलाबी फ्लेसपार, मैग्नीशियम आदि खनिजों को हम शामिल करते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं, और इनका अनावृत्तीकरण यानी इनके जो टूटने फूटने की क्रिया होती है वो शीघ्रता से नहीं हो पाती है। इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो मेनली ग्रेनाइट, ऑब्सीडियम जैसी होती हैं, और जो डक्कन ट्रैप, कच्छ और काठियावाड़ नर्मदा घाटी क्षेत्र पर विस्तृत होती हैं। ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनका निर्माण जो है वो लगभग इन्हीं से होता है। दूसरी आती हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें,
जिसमें सिलिका की मात्रा होती है 52 टू 65% और पैथिक ऑक्साइड होता है 35 से 48%। तो इसमें जो अन्य पदार्थ होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पैठिक आग्नेय चट्टानें आती हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा है 40 से 52% और पैठिक ऑक्साइड की मात्रा होती है 48 से 60%। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम और पोटेशियम भी होता है। इनके द्वारा बनते हैं पठार। अम्लीय चट्टानों से बनते हैं पर्वत और पैठिक चट्टानों से बनते हैं पठार। इसमें हम ग्रेबो, ब्रेसाल्ट और डोलेराइट जैसी जो चट्टानें होती हैं उनको शामिल करते हैं। इनका विस्तार जो मुख्य रूप से मिलता है वो बिहार में राजमहल की पहाड़ियों में और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है। लास्ट जो रासायनिक आधार पर वर्गीकरण या प्रकार आता है वो आता है लघु पैठिक चट्टानें। इनमें 40% से भी कम तो सिलिका होता है और 60% से ऊपर होता है पैठिक ऑक्साइड। इनका अपर्दन और विखंडन यानी इनके टूटने फूटने की क्रिया बहुत जल्दी होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। पेरिडोटाइट जो है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। महाराष्ट्र के उत्तरी और जो मध्य भाग हैं उनमें मेनली इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो एक कंक्लूजन रूप में हम देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। धरातल के अंदर से जब लावा बाहर निकल करके जमा होता है उसके ठंडा होने से निर्मित होती हैं। इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, परतें नहीं होती हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। इनके इम्पोर्टेंट रूप्स के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक आदि। और इसका जो रासायनिक आधार है, रासायनिक आधार पर भी इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो मेनली ये पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में और बाह्य क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। आग्नेय चट्टानों के बाद में जो अगली सेकंड वर्गीकरण आता है चट्टानों में, उसमें जो अगली चट्टानें आती हैं वो हैं अवसादी चट्टानें। उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।